के जानवर बहुत ही हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में खलधर नाम का एक भेड़िया रहता था। खलधर मन से चालाक और बेहद धोखेबाज था। बाहर से अच्छा होने का नाटक करता था और सही मौके की तलाश में था। उसकी एक अपनी भेड़िया गैंग थी। यह गैंग बाहरी आक्रमण से जंगल की देखरेख और सुरक्षा का काम करती थी, जो वहां के जंगल के राजा शेर सिंह ने नियुक्त किया था। खलधर ने इसी कार्य से शेर सिंह का विश्वास जीत रखा था। इस जंगल की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे जंगल में केवल एक ही तालाब था। सभी जानवर इसी तालाब से पानी पीते थे। जंगल में और कोई पानी का साधन न होने की वजह से जंगल के जानवरों को इसी तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि जंगल के जानवर अपनी इस जिंदगी से खुश थे। कुछ समय यूं ही हंसी खुशी बीत जाता है, लेकिन एक दिन जब जंगल के कुछ जानवर तालाब पर पानी पीने जाते हैं, तो देखते हैं कि तालाब में बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब जानवर तालाब से पानी पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें मार सकते थे। थोड़े दिन बाद कुछ जानवर ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी पीने की कोशिश की, मगर तालाब के मगरमच्छ उन्हें भी मार कर खा गए। इस घटना से पूरे जंगल में भय और हड़कंप मच गया। अरे देखो, तालाब के इन बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे जंगल के 2 जानवरों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे यह पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। हाँ हाथी भाई, अगर हम इन मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर मर जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास भी जाएंगे तो ये मगरमच्छ हमें मार डालेंगे। लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो चमेली बहन, हमें तुरंत अपने राजा शेर सिंह को बताना चाहिए। हाँ चलो, शेर महाराज के पास चलते हैं। अब वही कुछ कर सकते हैं। जंगल के जानवर मिलकर शेर महाराज के दरबार में जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। शेर सिंह महाराज, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ महाराज, भालू सही कह रहा है। हमने देखा कि कुछ जानवर पानी पीने गए थे और मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। हाँ भैया, यह समस्या सच में गंभीर है, लेकिन हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। एक है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है, वह है अपना भेड़िया गैंग। हमें इस बारे में भेड़िया गैंग से बात करनी चाहिए। वह जंगल के सबसे अक्लमंद जानवर है। वह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। फिर शेर सिंह अपने मंत्री बाघों से कहता है, तुम दोनों भेड़िया गैंग के घर जाओ और उनसे कहो कि महाराज शेर सिंह ने उन्हें तुरंत याद किया है। दोनों सेवक भेड़िया गैंग के इलाके में जाते हैं और भेड़िया गैंग को शेर महाराज के दरबार में हाजिर करते हैं। खलधर, हमारे जंगल के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और हमारे जंगल के जानवरों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम उनकी समस्या का कोई समाधान निकालो। महाराज शेर सिंह, जिस तरह आप जंगल के राजा हो, उसी तरह मगरमच्छ तालाब के राजा होते हैं। हम तालाब में मगरमच्छों को नहीं हरा सकते। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसी तरह भेड़िया गैंग के सभी साथी सोच में पड़ जाते हैं और फिर वह महाराज से कहता है, शेर सिंह, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक दूसरा तालाब बनाना होगा। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्द ही बन जाएगा। खलधर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है।
चलो फिर कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं और पानी की समस्या से जल्द ही छुटकारा पाएंगे। सभी जानवर खलधर के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार जंगल के जानवरों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब खोद लिया। बस फिर क्या था, बरसात का मौसम भी आ गया और जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वह तालाब लबालब पानी से भर गया, जिसे देख जंगल के जानवर बहुत खुश हुए। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। अरे बकरी बहन, ये देखो, हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यही पास के तालाब से पानी भर लिया करेंगे। हाँ भालू काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे जंगल को इस पानी की समस्या से छुटकारा मिल ही गया। जंगल के जानवर तालाब के होने से बहुत खुश थे। अब धीरे धीरे जंगल में भेड़िया गैंग की शक्ति बढ़ रही थी। अब खलधर अपनी मनमानी कर रहा था। वह अपने साथियों से कहता, इस जंगल का राजा कौन? इस जंगल का राजा कौन? आप हजूर, आप हजूर। वह जंगल के सभी जानवरों से पानी पीने के लिए टैक्स लेता था। जो टैक्स नहीं देता, उस जानवरों को जान से मार देता। एक दिन की बात है, एक जंगल में एक गुलाब नाम का बकरा घास खा रहा था। काफी दिनों से बकरा नहीं खाया है, आज इसे मारकर खाने में बड़ा मजा आएगा। और पलक झपकते ही खुदा भेड़िया गुलाब को मार कर खा जाता है। जब यह खबर चमेली बकरी को पता चलती है तो वह वहाँ खड़े जानवरों के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। भालू काका, उस दुष्ट ने मेरे गुलाब को मार दिया। अब मैं गुलाब के बिना कैसे रहूंगी? रो मत चमेली बहन, उस पापी को एक दिन सजा जरूर मिलेगी। भालू भाई, अब हमें यह खबर शेर सिंह को बतानी चाहिए। खलधर जंगल के लिए खतरा बनता जा रहा है। फिर सभी जानवर शेर सिंह को पूरी खबर बताते हैं। शेर सिंह महाराज, खलधर अब अपने आप को जंगल का राजा मानने लगा है। उसने हमारे जंगल के काफी निर्दोष जानवरों को मार दिया है। उसके आतंक से जंगल के सभी जानवर डरे हुए हैं। क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? शेर सिंह गुस्से में अपने मंत्री बाघों की ओर देखता है। उनमें से एक बाघ डरते हुए कहता है, जी महाराज, फिर यह खबर मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे जंगल में इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे कुछ नहीं पता। महाराज, आप तो जानते हैं, खलधर की भेड़िया गैंग की शक्ति दिन प्रतिदिन दुगनी हो रही है। फिर हम हाथ पर हाथ रखकर ऐसे बैठे रहे? नहीं महाराज, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चलो फिर अब खलधर को सबक सिखाने का समय आ चुका है। नहीं महाराज, हमें शक्ति से पहले अपनी युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हमें खलधर को ऐसे जाल में फंसाना चाहिए जिससे वह बाहर ही नहीं निकल सके। यह कार्य मैं आपको देता हूँ। तुम्हारे पास बस 2 दिन का समय है। अपने मंत्रियों से इतना कहकर शेर सिंह वहां से चला जाता है। फिर बाघ सोच में पड़ जाते हैं किस तरह खलधर और उसकी गैंग को हराया जा सके। फिर दोनों बाघ खलधर के पास जाते हैं। खलधर महाराज की जय हो। महाराज, आपकी शक्ति देखकर शेर सिंह जंगल छोड़कर भाग गया है। जंगल के सभी जानवरों ने आपको अपना महाराज नियुक्त कर दिया है। पर महाराज, पर क्या? जल्दी बताओ। तालाब के मगरमच्छ आपको महाराज नहीं मानते हैं। वे कहते हैं उस खलधर की डर की वजह से शेर सिंह जरूर भाग गया होगा। पर हमें खलधर और उसकी भेड़िया गैंग से कोई डर नहीं है। अगर वह हमारे इलाके में आया तो हम खलधर और उसकी गैंग को मारकर खा जाएंगे। इतना सुनकर खलधर को बहुत क्रोध आया। अपनी शक्ति में चूर खलधर ने कुछ नहीं सोचा और वह अपनी गैंग को लेकर मगरमच्छ वाले तालाब पर पहुंचकर सीधा अपनी गैंग को लेकर कूद गया। जहां तालाब में कुछ भेड़िए डूब डूब कर मर गए और कुछ को मगरमच्छ चीर फाड़ कर खा गए। इस प्रकार काशीपुर के जानवरों को खलधर और उसकी गैंग से मुक्ति मिल गई।
और वह खुशी खुशी से जंगल में रहने लगे। एक पेड़ पर लगे छत्ते को राजा सिंह देखते रहता है। उसे शहद के छत्ते को देखकर राजा सिंह बोल पड़ा, अरे यार, शहद तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी ऊपर जाकर इस शहद को मैं कैसे निकाल पाऊंगा? राजा सिंह अपने मित्र लोमड़ी की चिंता करते हुए बोला, लोमड़ी की जान बचाने के लिए शहद बहुत जरूरी है। उसे शहद नहीं मिला तो वो मर जाएगी। पेड़ पर चढ़ना राजा सिंह के बस की बात नहीं थी। उसी वक्त वहाँ पर भोलू बंदर आता है। आज तो हम सब बंदरों की किस्मत खुल गई। राजा महाराज, आप हमारे इलाके में आ गए। मेरे मित्र लोमड़ी की जान बचाना बहुत जरूरी है। तुम बताओ, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? जी महाराज, आप कहकर तो देखिए, आपके लिए तो जान हाजिर है। मुझे लोमड़ी की जान बचाने के लिए उसे पेड़ पर दिखने वाले शहद की बहुत जरूरत है। तुम उस शहद के छत्ते को मेरे लिए ला सकते हो क्या? क्यों नहीं महाराज, मैं तुरंत जाकर उस शहद को आपके लिए लेकर आता हूँ। उसके बाद भोलू बंदर दौड़ा दौड़ा और छलांग लगाते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और शहद के छत्ते को निकलने लगता है। तभी बहुत सारी मधुमक्खियां उसे काट लेती है। अरे बंदर, क्या हुआ? नहीं महाराज, नहीं, कुछ नहीं हुआ। मधुमक्खियां का छत्ता लेकर भोलू राजा सिंह के पास आता है। महाराज, ये रहा आपके लिए मधुमक्खियां का छत्ता। अरे, तुम्हें क्या हो गया? नहीं महाराज, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ मधुमक्खियों ने काट लिया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें इस तकलीफ का सामना करना पड़ा। ठीक है महाराज, ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें इस तकलीफ का सामना करना पड़ा। वो क्या है? मेरे मित्र लोमड़ी की जान बचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए मुझे शहद चाहिए था। इसके लिए तुम्हारी मदद हो गई। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। और एक बात याद रखना, आगे कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेझिझक चले आना मेरे पास। भोलू बंदर को इतना कहकर राजा सिंह शहद लेकर लोमड़ी के पास आ जाता है। तुम्हारे लिए देखो लोमड़ी, मैं क्या लेकर आया हूँ। मेरी मित्र, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए ये शहद लेकर आया हूँ। महाराज, शहद लाने में बहुत देर हो गई। मेरा बचना अब मुमकिन नहीं। मेरे मित्र, जल्दी से थोड़ा शहद खा लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसी बातें नहीं करते। लोमड़ी को राजा सिंह शहद खिलाता है, लेकिन लोमड़ी मर जाती है। आंखें खोलो लोमड़ी, आंखें खोलो। मेरे दोस्त, तुम ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़कर। लोमड़ी, आंखें खोलो। लेकिन हमेशा के लिए लोमड़ी ने आंखें बंद कर लिए थे। वो अब इस दुनिया से चला गया था। मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं प्रयास तो बहुत किया था तुम्हें बचाने का, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा सका। लोमड़ी की मौत का सबको बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद सब एक जगह जमा होते हैं और राजा सिंह के बारे में बातें करते हैं। लोमड़ी को बचाने का राजा सिंह ने बहुत प्रयास किया, लेकिन लोमड़ी उस शहद को खाकर भी बच नहीं सकी। हाँ, हमारे राजा सिंह कितने अच्छे हैं। हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अरे, उनके लिए हमको भी कुछ करना चाहिए। कुछ करना है? मेरा मतलब राजा सिंह के लिए क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं? हमारा राजा सिंह अभी तक कुंवारा है। उसके लिए हम उसके जोड़ीदार को ढूंढ सकते हैं। वाह, क्या बात है। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या राजा सिंह इसके लिए तैयार होंगे? अरे बाबा, देर क्यों करते हो? चलो सब मिलकर राजा सिंह से बात करते हैं। बहुत सालों से राजा सिंह गुफा में अकेला ही रहता था। दूसरे दिन राजा सिंह के पास सारे प्राणी पहुंच जाते हैं। राजा सिंह जी, आपकी जय हो। अरे तुम सब यहाँ आओ मेरे दोस्तों, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हम सब लोग आपके लिए चिंतित है राजा सिंह। अरे क्या हुआ? मेरी चिंता और तुम्हें? राजा सिंह जी, आपकी ही चिंता। देखो,
अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। राजा सिंह जी, आपको शादी कर लेनी चाहिए। बहुत दिन हो गए, आप अकेले ही रहते हो। अरे नहीं रे बाबा, शादी और मैं नहीं। इस वक्त मधुमक्खियां का शहद राजा सिन्हा को दिया था। वह भालू बंदर वहां पर आ जाता है। राजा सिंह की जय हो। भोलू बंदर, तुम आ गए हो। दोस्तों देखो, ये मेरा परम मित्र है। इसने हमारी बहुत मदद की है। ये मेरे लिए बहुत खास मित्र है। आज से ये हमारा मेहमान है। अरे वाह, बड़ी ही अच्छी बात है। क्या काम निकला भोलू, इधर कैसे आना हुआ? मेरा दुखड़ा क्या सुनाओ महाराज, मेरे घर से ही मुझे बाहर निकाल दिया। क्या बात करते हो, मगर क्यों? एक गोरिल्ला ने मुर्गी का बच्चा खा लिया मेरे इलाके में, और मैंने इसका विरोध किया तो मुझे ही इलाके से बाहर फेंक दिया। इस दुनिया में तो भलाई करना बुरी बात हो गई। कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे यहाँ ही रह लो। हम तुम्हें हमारे जंगल में पनाह देंगे। उसके बाद एक छोटा सा घर राजा सिंह भोलू बंदर को दे देता है। राजा सिंह जी, आपका बड़ा उपकार हुआ। अरे, तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसमें उपकार की बात कहाँ से आती है? इस तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अपने घर के सामने भोलू बंदर खड़ा था। राजा सिंह ने ये स्पेशल फल तुम्हारे लिए भेजे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, और कुछ तकलीफ हो तो बता देना। चीता राजा सिन्हा के कहने पर भोलू बंदर को फल देकर जाता है। भोलू बंदर मन ही मन सोचने लगता है, इस जंगल में राजा सिंह की बहुत चलती है। राजा सिंह की जगह अगर मेरी बात सब मानने लगे तो कितना अच्छा होगा। अपने दोस्त के साथ भोलू बंदर एक दिन जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। मेरे यार, तुमने आज मुझे क्यों बुलाया? हंसना कूदना बहुत हो गया, अब इस जंगल पर राज करने की बारी है। अरे मैं मतलब नहीं समझा, और तुम राजा कैसे बनोगे? उस राजा सिंह को मारकर मैं राजा बनूंगा। क्या उस राजा सिंह की मौत? बराबर सुना तुमने, राजा सिंह के मौत के बाद ही मैं राजा बन सकता हूँ। तुम मारोगे राजा सिंह को, हम दोनों मिलकर राजा सिंह के मौत का कारण बनेंगे। यानी तू और मैं दोनों मिलकर राजा सिंह को मार देंगे। उसके बाद ही मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। मगर यह तो बताओ, हम उसे कैसे मारेंगे? अरे बहुत आसान है, उसके खाने में हम जहर मिला देंगे। मैंने पहले से ही जहर का इंतजाम करके रखा है। तो अच्छा है, तुम्हारी प्लानिंग अच्छी है। दोनों बंदरों की ऐसी बातचीत हो रही थी, उनका राजा सिन्हा को मारने का ये प्लान पेड़ के नीचे खड़े हिरन ने सुन लिया। राजा सिन्हा को मारने का प्लान? अच्छा, तो ये दोनों मिलकर राजा सिन्हा को मारने का प्लान बना रहे हैं। ये बात मुझे राजा सिन्हा को बतानी ही होगी। वहां से हिरन भागा भागा राजा सिन्हा के पास आता है। राजा सिंह से कहता है, राजा सिंह जी, आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा? और वो कैसे? मैं तो यहाँ का राजा हूँ। महाराज, वह दूसरा तीसरा कोई नहीं, आपका परम मित्र भोलू बंदर है। अरे, तुम क्या बकबक कर रहे हो? भोलू बंदर ऐसा क्यों करेगा? महाराज, ये सच है। भोलू बंदर और उसका दोस्त मिलकर तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। मगर उसे तो मैंने अपना दोस्त बनाया है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू अपनी बड़बड़ बंद कर और निकल यहाँ से। मैं कसम खाता हूँ, कसम से वह दोनों यही बातें कर रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है। मेरी और भोले की दोस्ती से इस जंगल से बहुत सारे प्राणी चलते हैं, ये बात तो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं रख सकता। चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे ही मैं जिंदा मार दूंगा। हिरनी को डराकर राजा सिंह वहां से भगा देता है। उस वक्त भोलू बंदर वहां पर आता है। अरे भोलू बंदर, तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे? राजा जी, मैं तो यूं ही जंगल की सैर कर रहा था। अच्छा, तो ये बात है, अब घर पर आराम करो, जल्दी ही रात होने वाली है। दूसरे दिन बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाकर आता हूँ। शिकार ढूंढते ढूंढते राजा सिन्हा और आगे आगे बढ़ता रहता है।
हिरण उसके सामने आ जाता है। महाराज, मैं कसम से बोलता हूँ, भोलू बंदर तुम्हें फल में जहर मिलाकर मारना चाहता है। अरे हिरन, आज दिन भर मुझे कोई शिकार नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे ही खा जाऊंगा। महाराज, मेरा भरोसा कीजिए, भोला बंदर तुम्हें मारना चाहता है। लगता है तेरी मौत आ जा ही गई है। आज तेरा हिसाब पूरा कर देता हूँ। बड़े गुस्से में राजा सिंह हिरनी पर छक्का मारता है। मैं मरने वाली हूँ महाराज, ये मुझे पता है, लेकिन मरते वक्त मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये बात तो सच है। मरने के वक्त कोई भी प्राणी झूठ नहीं बोल सकता। न जाने ये हिरन सच बात कह रहा हो। ऐसा सोचकर राजा सिंह हिरनी को जीवदान देता है। मैं देखता हूँ इस वक्त भोलू बंदर क्या कर रहा है और कहाँ है। भोलू बंदर अपने घर में नहीं था। ये बात जैसे ही राजा सिंह के नजरों में आती है, राजा सिंह सोचता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि भोलू बंदर मुझे मारना चाहता है, लेकिन क्यों वो ऐसा करेगा? मेरे साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? एक फल लेकर भोलू बंदर राजा सिंह की तरफ आता है। भोलू, तुम कहाँ गए थे? महाराज, आपके लिए मैं मीठे फल लाने गया था। लगता है ये भोलू बंदर सही मुझे मारना चाहता है। इस फल में जरूर बंदर ने जहर मिलाया होगा। ये बहुत ही मीठा फल है राजा जी, हमारे एरिया में ये बहुत कम मिलता है। इसे खास मैं आपके लिए लाया हूँ, खाकर देखिए राजा जी। चालाक राजा सिंह चतुराई से कहता है, मैं तो फल खाकर देखूंगा, लेकिन पहले तुम खाकर बताओ। नहीं नहीं महाराज, ये तो मैं आपके लिए लाया हूँ। पहले ही मैं पेट भर खा चुका हूँ। नहीं, पहले तुम इस फल को खाओ। तुमने अगर नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम जैसा कहते हो महाराज, वैसा ही मैं करूंगा। पहले ये फल मैं खाता हूँ। ऐसा कहकर पहले भोलू फल खाता है, मगर फल में जहर नहीं रहता। उसकी वजह से भोलू को कुछ भी नहीं होता। अरे अरे, भोलू पर शक करने का तो कोई कारण नहीं। उसके बाद उस फल को राजा सिंह खा लेता है। भोलू बंदर मन ही मन सोचता है, राजा सिंह, तुम्हारा भरोसा पाने के लिए ही इस फल में मैंने कोई जहर नहीं मिलाया था, मगर इसके बाद मैं तुम्हें जो फल खिलाऊंगा उसमें जरूर जहर होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद भोलू बंदर राजा सिंह के पास और एक फल लेकर आता है, मगर अब की बार उस फल में जहर मिलाया होता है। राजा सिंह, फिर से आज मैं तुम्हारे लिए और एक मीठा फल लेकर आया हूँ। इतना कहकर राजा सिंह को भोलू बंदर फल देता है। तभी वहाँ पर हिरण आ जाता है। महाराज रुको, इस फल को मुझे खाने दो। अरे, इस फल पर महाराज का अधिकार है, इसे तू नहीं खा सकता। अरे भोलू, ज्यादा भूख तो मुझे लगी है। महाराज कृपालु है, इसलिए ये फल तो मैं ही खाऊंगा। हिरन, तेरी समझ में नहीं आता, ये फल तो महाराज जी के लिए है। तू भाग यहाँ से। भोलू बंदर की ऐसी बातों से राजा सिंह को शक हो जाता है। अरे, ये भोलू बंदर ऐसा क्यों बोल रहा है? लगता है इस बार भोलू बंदर ने फल में जरूर जहर मिलाया। शायद उसकी वजह से ही हिरन मुझे बचना चाहता है। इस तरह विचार करके राजा सिंह बोला, हिरन, तुझे इतनी भूख लगी है? लगता है इस फल की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। हिरनी को राजा सिंह फल देता है। उस फल को खाने के बाद हिरन की मौत हो जाती है। ऐसी आवाज राजा सिंह की सुनकर सब प्राणी वहाँ पर आ जाते हैं। धोखेबाज भोलू, तुम्हारी पोल खुल गई है। हिरन तुमने दिया हुआ जहर भरा फल खाकर मर गया है। नहीं महाराज, मैंने फल में जहर नहीं मिलाया। ये हिरन जब भी मुझसे मिलता तब यही कहता था कि तू धोखेबाज है। मैंने इसकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया, मगर अब मुझे पक्की बात मालूम हो गई। तू गद्दार और धोखेबाज है। दोस्तों, इस धोखेबाज को रस्सी से बांधकर पेड़ के साथ बांध दो और आग लगा दो। ले जाओ इस गद्दार को मेरे सामने से और इसका जो करना है वो करो। बहुत साल पहले की बात है। सोमपुर नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था।
उस जंगल में कई सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनमें से दो बहुत अच्छे दोस्त थे, एक बकरा और एक हिरन। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे साथ में जंगल में घूमते, मस्ती करते, जो मन में आता वह खाते और हमेशा तंदुरुस्त रहते थे। दोनों हर वक्त साथ रहते थे, खाने की तलाश में दिन भर जंगल में घूमते और शाम होते ही एक पेड़ के नीचे आराम करते। दोनों पास पास की एक गुफा में साथ साथ रहते थे, साथ साथ बात करते थे। इस तरह उनके दिन मजे से बीतते थे। एक दिन जब बकरा और हिरन जंगल में घूम रहे थे, तब एक चालाक लोमड़ी की नजर हत्ते कत्ते हिरन पर पड़ी। उसे देखते ही लोमड़ी के मन में ख्याल आया, अगर मुझे इस हिरण का ताज़ा मांस खाना है तो मुझे इसे फंसाने का कोई उपाय करना होगा। अगर मैं इसके साथ दोस्ती कर लूं तो आसानी से इसकी दावत उड़ा सकती हूँ। यही सोचकर लोमड़ी ने हिरन का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने देखा कि हिरन अकेला जंगल में घास खा रहा था। बकरा वहाँ नहीं था। लोमड़ी धीरे धीरे हिरन के पास गई और बोली, अरे हिरण, मेरे दोस्त, कैसे हो? आज तुम अकेले आए हो? हिरन अचानक लोमड़ी की आवाज सुनकर थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, कौन हो तुम और मुझे अपना दोस्त क्यों बुला रही हो? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ। कहाँ से आई हो तुम? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अरे भाई, जान पहचान तो हो ही जाएगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हिरन ने सख्ती से कहा, नहीं, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। माफ करना, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकता। लोमड़ी ने दुखी स्वर में कहा, मैं इस जंगल में अकेली हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा दिल खुश हो गया। अगर तुम मेरी दोस्ती स्वीकार कर लोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। यह कहते कहते लोमड़ी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी उदासी देखकर हिरन का दिल पसीज गया और उसने उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। उस दिन से हिरन और लोमड़ी साथ समय बिताने लगे। हिरन लोमड़ी के साथ इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने पुराने दोस्त बकरे को लगभग भूल ही गया। एक दिन लोमड़ी ने कहा, दोस्त हिरन, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? मैं तुम्हारा घर देखने के लिए बहुत उत्सुक। हिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, तुम मेरे नए दोस्त हो। तुम्हें अपना घर दिखाने में मुझे खुशी होगी। चलो मेरे साथ। हिरन लोमड़ी को अपने घर ले जाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ दूर से बकरे ने यह सब देख लिया। उसे कुछ गड़बड़ का अंदाजा हो गया। वह हिरन और लोमड़ी के घर पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गया। तब हिरन लोमड़ी को लेकर बकरे के पास आए। बकरा भाई, यह लोमड़ी मेरी नई दोस्त है। ये बहुत अच्छी है। इसका कोई और दोस्त नहीं है और यह अकेली रहती है। चलो हम दोनों इसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती एक लोमड़ी के साथ, यह तो बिल्कुल गलत बात है। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह एक मांसाहारी प्राणी है? इसके साथ दोस्ती मैं नहीं कर सकता। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम किससे दोस्ती करना चाहते हो। मैंने तुमसे कहा था कि लोमड़ी धोखेबाज है। इतना कहकर बकरा वहां से चला गया, लेकिन हिरन को लोमड़ी पर बहुत भरोसा हो गया था। वह उसके साथ ही घूमने लगा। एक दिन लोमड़ी ने हिरन से कहा, दोस्त हिरन, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगी जहां तुम्हें अपना मनपसंद खाना बहुत सारा मिलेगा। हिरन लोमड़ी की बात मानकर उसके साथ चलने लगा। लोमड़ी उसे एक खेत में लेकर गई जहां तरह तरह की सब्जियां उगी हुई थी। इतना खाना देखकर हिरन बहुत खुश हो गया और बोला, मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं मिलता। तुम्हारी वजह से ही मुझे यह सब खाने को मिल रहा। हिरन की बात सुनकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी, हाँ, अगर मुझे तुम्हें खाना है तो पहले तुम्हें खिला खिला कर मोटा करना होगा। उस दिन के बाद से दोनों रोज उस खेत में जाकर खाने लगे। कुछ दिनों बाद खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई उसका खेत नष्ट कर रहा है।
उसने खेत में एक जाल बिछा दिए। अगले दिन जब लोमड़ी और हिरन खेत में गए तो हिरन जाल में फंस गया। उसे इस हालत में देखकर लोमड़ी तुरंत वहां से भाग गई और दूर जाकर छिपकर इंतजार करने लगी कि किसान आए और हिरन को मार डाले। उधर हिरन मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे बचाने आएगी, लेकिन वह तो भाग चुकी थी। तब उसे बकरे की बात याद आई। हिरन ने चिल्लाकर बकरे से मदद मांगी। कुछ देर बाद बकरा वहां आ पहुंचा। दोस्त, मेरी मदद करो, इस जाल से मुझे निकालो, नहीं तो खेत का मालिक आकर मुझे मार डालेगा। जल्दी करो। मैंने तुमसे कहा था कि लोमड़ी धोखेबाज है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज इस मुसीबत में नहीं पड़ते। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बकरा सोचने लगा और फिर कहा, जब किसान आएगा तो तुम मरे हुए का नाटक करना, ताकि वह सोचे कि तुम सच में मर चुके हो। जैसे ही वह जाल खोले तुम भाग जाना। हिरन ने बकरे की बात मानी। जैसे ही किसान वहां पहुंचा, हिरन ने मरे होने का नाटक किया। यह देखकर किसान को लगा कि हिरन मर गया है। उसने जाल खोल दिया। जैसे ही जाल खुला, हिरन फुर्ती से भाग निकला। दूर से छिपकर देख रही लोमड़ी यह सब देखकर दंग रह गई। हिरन ने बकरे का धन्यवाद किया और कहा, दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। हाँ, दोस्ती में सच्चाई और समझदारी जरूरी है। अब से सतर्क रहना। अब हमें उस लोमड़ी को सबक सिखाना होगा। हिरन के भाग जाने से लोमड़ी बहुत निराश हो गई। उसने सोचा था कि वह हिरन के स्वादिष्ट मांस का स्वाद लेगी, लेकिन बकरे की वजह से उसकी पूरी योजना खराब हो गई। उधर हिरन अपने घर पहुंचा और बकरे का धन्यवाद किया। उसने बकरे से फिर से दोस्ती कर ली। बकरा बोला, अब हमें उस लोमड़ी को सबक सिखाना होगा। हिरन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, उसे सबक सिखाना जरूरी है। मुझे पता है कि वह कहाँ रहती है। जैसे उसने तुम्हें फंसाया था, उसी तरह अब तुम भी उसकी चालाकी को हराकर उसे फंसाओगे। हम उसे खेत के मालिक से पकड़वाएंगे। यह सुनकर हिरन और बकरा योजना बनाने लगे। बकरे ने हिरन को लोमड़ी के पास जाने को कहा। हिरन सीधा लोमड़ी के घर पहुंचा। अंदर जाकर उसने कहा, अरे दोस्त, तुम पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि उस दिन मैं किसान की जाल में फंस गया था और बड़ी मुश्किल से बच पाया? लोमड़ी ने झूठ मूठ का अफसोस जताते हुए कहा, सच में? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो पानी पीने गई थी, ये सोचकर कि तब तक तुम थोड़ा खाना खा लोगे। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करती। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब सब ठीक है। चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, इस बार तो हिरन खुद मेरे पास आया है। अब तो इसे मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों तक दोनों ने साथ समय बिताए। फिर एक दिन हिरन ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें बहुत अच्छा खाना मिलेगा। लोमड़ी झटपट उसके साथ चल पड़ी। हिरन लोमड़ी को खेत के पास ले गया, जहाँ किसान ने जाल बिछा रखा था। बातों बातों में लोमड़ी जाल को देख ही नहीं पाई और उसमें फंस गई। लोमड़ी ने घबराकर कहा, मेरे दोस्त हिरन, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। याद है उस दिन तुमने मेरे साथ क्या किया था? अब खुद देखो कि कैसा लगता है। यह तुम्हारी सजा है। इतना कहकर हिरन वहां से चला गया और बकरे के पास जाकर बैठ गया। दोनों मिलकर देख रहे थे कि लोमड़ी क्या करती है। थोड़ी देर बाद किसान वहां आया और जाल में फंसी लोमड़ी को देखकर बोला, तो तुम हो मेरी फसल नष्ट करने वाली। किसान ने लोमड़ी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिए। किसान के जाने के बाद हिरन और बकरा पिंजरे के पास पहुँचे। हिरन ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने मुझे मौत के मुंह में छोड़ दिया।
अब तुम्हें इस पिंजरे में बंद रहकर अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। यही तुम्हारी सजा है। यह कहकर हिरन और बकरा वहां से चले गए। उस दिन के बाद से वे दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। किसी जंगल में एक बकरी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक बच्चे का नाम काली था और दूसरे का नाम भूरी था। बकरी अपनी काली बेटी से तो बहुत प्यार करती थी, पर अपनी सौतेली बेटी भूरी से पूरे दिन काम करवाती और बेवजह मारपीट करती थी। पूरे दिन काम करने के बाद भूरी को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, बकरी लकड़ी काट रही थी। काली बिस्तर पर सो रही थी। तभी बकरी जोर से आवाज लगाती है, काली, ओ काली, थोड़ा पानी दे दो काली, प्यास से गला सूखा जा रहा है। काली, सुन रही हो या नहीं? मुझे थोड़ा पानी दो काली, काली। तभी भूरी अपना काम छोड़कर उठती है और अपनी सौतेली माँ के लिए पानी लेकर जाती है। ये लो माँ, थोड़ा पानी पियो। आह, छी छी छी, तू अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आई है। मैंने हाथ धो लिए थे माँ। खबरदार, अगर एक शब्द भी आगे बोला तो मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए तू मेरे सर पर चढ़कर बैठी है। तू काली सो रही थी माँ, इसलिए मैं आपके लिए पानी ले आई। नहीं चाहिए मुझे तेरे हाथ का पानी। इतना कहकर बकरी भूरी के हाथ से पानी गिरा देती है और वे दोनों घर के अंदर चली जाती है। भूरी दुखी हो जाती है और अपनी माँ के संग बिताए पल को याद करने लगती है और कहती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता माँ। आ जाओ ना माँ, मेरा मन नहीं लग रहा। अगली सुबह को भूरी कुआं से पानी भर रही थी। तभी अचानक कुएं की रस्सी टूट जाती है और बाल्टी अंदर पानी में गिर जाती है। अरे ये कैसी आवाज थी? देखो ना माँ, पानी के भार से रस्सी टूटकर बाल्टी कुएं में गिर गई है। क्या क्या कहा तूने? बाल्टी को पानी के अंदर फेंक दिया तूने? अब जा कुएं में उतर और बाल्टी लेकर आ। मुझे समझ नहीं आया माँ, मुझसे गलती हो गई। हे भगवान, मेरी मदद करो। इतना कहकर भूरी बकरी रोने लगती है। मैंने कहा ना, जा बाल्टी लेकर आ। और कुछ उपाय नहीं होने के कारण भूरी को अपनी सौतेली माँ की बात माननी पड़ती ही है और भूरी बकरी डर डर कर कुएं में उतरती है। कुएं में उतरने के बाद भूरी एक सुंदर दुनिया में पहुंच जाती है। दरअसल वो एक जादुई दुनिया थी। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। एकदम सपने की दुनिया है। कुएं के अंदर इतनी सुंदर स्वप्न नगरी है। माँ ने पहले तो नहीं बताया। तभी भूरी बकरी आगे जाती है। अचानक भूरी को किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। हमें चोले से उतार दो, हमें चोले से उतार दो। तभी भूरी बकरी की नजर एक चूल्हे पर जाती है, जिस पर कुछ रोटियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, नहीं, तुम जल जाएंगे हम, जल्दी करो। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको अभी चूल्हे से उतार देती हूँ। भूरी उनको देखकर दया आ जाती है और उन्हें चूल्हे से उतार देती है। तब रोटियां कहती है, धन्यवाद, अब तुम आगे जा सकती हो। फिर भूरी आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलकर भूरी बकरी को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। वो भूरी बकरी से कहता है, अच्छा सुनो ओ बकरी, पके हुए फल के भार से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर मुझे थोड़ा हल्का कर दोगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सेब के पेड़, मैं अभी पेड़ से पके हुए फल को तोड़कर तुम्हें हल्का कर देती हूँ। इतना कहकर भूरी बकरी पेड़ से पके हुए फलों को तोड़ने लगती है। फल गिरने के बाद पेड़ कहता है, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, तुम्हारा शुक्रिया, तुम आगे बढ़ो। फिर भूरी बकरी आगे बहुत दूर तक जाती है। उसे एक दूर झोपड़ी दिखाई देती है।
वो वहाँ जाती है तो उस झोपड़ी से एक बहुत बड़ा बंदर आते हुए दिखाई देता है। डरो मत बकरी, आओ मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। तुम सच तो कह रहे हो ना? हाँ बकरी, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे कुएं से बाल्टी उठाकर लाने के लिए कहा था, इसलिए मैं कुएं में उतरी थी। फिर पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गई। समझ गई। अब जब तुम आ ही गई हो तो रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन उसके लिए मेरे घर का सारा काम करना होगा तुम्हें। मुझे घर का सारा काम आता है। ठीक है, फिर तुम अंदर चलो आओ। ये भूरी बकरी अभी भी बाहर नहीं निकली। जाने दो, ना आए तो और भी अच्छा है। जाने दो। ये लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ। अच्छा भूरी, क्या हुआ बेटी? मुझे माँ की याद आ रही है। पहले कभी मैं माँ के बिना नहीं रही हूँ ना। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है ना? तो फिर तुम्हें मैं यहाँ पर और नहीं रहने दूंगी। चलो चलो मेरे साथ चलो। फिर वो जादुई झरना के पास ले जाता है। जाओ, झरना देख रही हो? जाओ, जाकर उस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। भूरी बकरी झरने के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी एक चमत्कार होता है। जो बाल्टी कुएं में गिरी थी, जादुई झरना उसमें सोना भर देता है। इतना सारा सोना, क्या ये सब मेरे लिए है? ये सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा। जादुई झरना, भूरी बकरी को उसके अपने घर में पहुंचा दो। फिर जादुई झरना भूरी बकरी को उसके घर पहुंचा देता है। क्या? भूरी दीदी? मम्मी मम्मी मम्मी, भूरी लौट आई है। भूरी दीदी लौट आई है। ये तो असली सोना है। तेरे को सोना कहाँ से मिला? फिर भूरी बकरी उन्हें सारी बात बताती है। काली बेटा, देर मत कर, तू भी जा जाकर दोनों हाथों से भर भर कर सोना लेकर आ। जा जा जा, काली बेटी जा जल्दी। जी हाँ, अभी जाती हूँ माँ। फिर काली बकरी कुएं से होकर जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। कहाँ है सोना? यहाँ तो सिर्फ पेड़ और पेड़ हैं। जाती हूँ, थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। ठीक पहले की तरह काली बकरी को भी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हमें चोले से उतार दो, नहीं तो हम जल जाएंगे हम। जल्दी करो। तुम्हें बाहर निकालने में अगर मेरा हाथ जल जाए तो मैं दोनों हाथों में सोना भरकर कैसे ले जाऊंगी? उससे अच्छा है कि तुम जली जाओ। काली बकरी आगे बढ़ती है। उसे भी वही सेब का पेड़ दिखाई देता है। अच्छा सुनो बकरी, पके हुए फल के भार से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर मुझे थोड़ा हल्का कर दोगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। मैं यहाँ सेब तोड़कर ले जाने नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ सोना लेने के लिए, समझे? सोना। आगे जाने पर काली बकरी को वही एक बड़ी सी झोपड़ी और एक बंदर दिखाई देता है। सुनो ना बंदर, मेरे पूरे शरीर सोने से लाद दो। कौन हो तुम बेटी? मैं काली हूँ, भूरी की छोटी बहन। तुमने मेरी भूरी दीदी को भर भर के सोना दिया है, इसीलिए मैं भी आई हूँ सोना ले जाने। तुम्हारी दीदी ने तो मुझे घर के कामों में बहुत मदद की है, तुम भी कर दो। मुझे घर का काम नहीं आता, तो मुझे सोना दे दो, मैं घर चली जाती हूँ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। फिर वो जादुई झरना के पास ले जाता है। जाओ, उस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। ये क्या? सोना कहाँ है? मेरा तो पूरा शरीर काला हो गया। छी छी छी। जिसका मन जैसा होता है, जादुई झरना उसको वैसा ही उपहार देता है। तुम्हारी दीदी का मन शुद्ध सोने जैसा है, इसीलिए तुम्हारी दीदी को सोना मिला है। तुम्हारा नाम काली है, लेकिन मन भी बिल्कुल काली स्याही की तरह है, इसीलिए तुम्हें मिला काली स्याही। जिसका मन साफ नहीं है, जो जरूरतमंदों को मदद नहीं करता, सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, जिनके मन में सिर्फ लालच भरा है, उन्हें इसी तरह काला होकर घर लौटना पड़ता है।
दोस्तों, हमें हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार और जरूरतमंदों को मदद करना चाहिए। अरे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा जुगाड़ू आइडिया सोचना पड़ेगा कि शिकार मेरे पास खुद चलकर आए। भेड़िया बहुत ही शातिर धूर्त था। वह कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वह आसानी से शिकार ढूंढ सके। सुनो गधे भाई, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठे को उठा सकते हो? यह अनुमान से ज्यादा भारी है। ठीक है मगर नन्ही हिरण, ये सब करने की क्या जरूरत है? अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गया। अब इन लकड़ियों को मेरे पीठ में डाल दो, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। गधा बहुत ही दयालु और समझदार था। वह हर किसी की मदद किया करता था। एक दिन भेड़िया बड़ी ध्यान से एक स्थान पर बैठकर सोच रहा था। क्यों भाई भेड़िए, ऐसे क्यों बैठे हो? बाबा बनने की सोच रहे हो क्या? यहाँ से चुपचाप खिसक ले, अभी कुछ गहरी बात पर विचार कर रहा हूँ। मर फिर यहीं, मुझे क्या लेना देना। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। अरे वाह, इसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं कल से इस जंगल में बाबा बनकर आऊंगा। अगले दिन मैं अब शांति प्रिय भेड़िया बन चुका हूँ। इस संसार से मेरा मोह उठ गया है। पहले मैं नादान था, बेवजह यहाँ वहाँ घूमता रहता था और किसी भी जानवर की हत्या करके उसे खा जाता था। अब मुझे दिव्य ज्ञान मिल चुका है। जाओ जंगल में ऐलान कर दो, ज्ञान बाबा इस जंगल में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। हिरण भेड़िए की बातों में फंस चुका था। वह सभी जानवरों तक ये बात फैला देता है कि भेड़िया अब ज्ञानी बाबा बन चुका है। हिरण की बात सुन के सभी भेड़िए के पास पहुँचे। और मैंने सुना है कि तुम बाबा बन गए हो। बाबा तो कभी शिकार नहीं करते, ऐसे में तुम क्या खाओगे? मैंने कब कहा कि मैं शिकार करूंगा बालक? मुझे मांस की अब कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो फल खाया करूंगा। तुमने बाबा बनने की शिक्षा कहाँ से ली? मैंने ध्यान किया बालक। उस ध्यान में मुझे प्रभु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं इस जंगल का कल्याण करूं। तभी खरगोश वहां पहुंचा और बोला, बाबा जी कोई चमत्कार कीजिए, मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसका इलाज कीजिए। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं अभी एक मंत्र फूंकता हूँ और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। हिम क्ली हूँ फट स्वाहा। अब जाओ देखो कि ठीक हुआ कि नहीं। खरगोश अपने बच्चे को चेक करके आता है। बाबा जी की जय हो। अद्भुत बाबा जी, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसका दर्द छू मंत्र हो गया है। अब सभी भेड़िए की चाल में फंस चुके थे। उन सभी को विश्वास हो चुका था कि भेड़िया बाबा बनकर चमत्कार करता है। अब भेड़िए की रोज सेवा होने लगी, तरह तरह के भोजन पकवान लाए जाने लगे। भेड़िए का दिन अच्छे से कटने लगा। मगर एक दिन रोज खाने के लिए मिलता तो जरूर है, मगर आखिर ठहरा मैं मांसाहारी जानवर, ये घास फूस कब तक खाऊंगा? वहीं दूसरी तरफ गधा कुछ सोच रहा था। ये चमत्कार है या आंखों का धोखा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भला एक मांसाहारी जानवर बाबा बनकर शाकाहारी भोजन कर रहा है और सही रास्ते पर चलने की राह बता रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन बच्चा जाओ और ऐलान करो कि बाबा सबसे कुछ जरूरी बात करने वाले हैं। भालू की बात सुन के सभी जानवर भेड़िया के पास पहुँचे। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चा। मैं जब ध्यान में था तभी मुझे एक सपना आया। इस जंगल में एक रहस्यमयी शैतान हमला करने वाला है। आप सभी चौकन्ना रहिए, मैं इसका निवारण ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सभी जानवर सतर्क हो गए थे, मगर कोई न कोई जानवर एक हफ्ते बाद गायब होने लगे थे। इन सभी घटनाओं से गधा कुछ सोचने लगा। भेड़िए के कहने के बाद से ही ये सभी घटनाएं घट रही। क्या सच में उसने यह सब देखा है या फिर कहीं उसी की चाल तो नहीं है? आज रात को जंगल में पहरा देना होगा। रात की चांदनी अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। जंगल खामोशी के आगोश में समा चुका था। गधा एक पेड़ के पीछे दुबका हुआ था। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। गौर से देखने के बाद उसे मालूम हुआ कि यह तो भेड़िया है। अच्छा जी, दिन में बाबा और रात में शैतान, पीछा करना पड़ेगा। आखिर ये करता क्या है? अरे खरगोश, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं क्या आसपास शैतान घूम रहा है? इस रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ बाबा जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे मेरे साथ चलो,
मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, मोक्ष का। और भेड़िया उसे झाड़ियों में ले गया और उसका शिकार कर दिया। गधे ने सारी घटनाएं देख ली थी। अगले दिन, बाबा जी, मेरे पति अभी तक घर नहीं पहुँचे। अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगाएं कि वे कहाँ हैं। इसमें ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कि तुम्हारा पति कहाँ है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या मतलब है? ये जो बाबा बना फिरता है, यही असली शैतान है। यही जानवरों का शिकार करता है और सभी जानवरों को झूठ बोलता है। तुम्हारे पति का शिकार भी इसी ने किया है। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? बाबा जी सिद्ध ज्ञानी हैं। मैं सच कह रहा हूँ, इसे खरगोश का शिकार करते मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी ये बकवास बंद करो। बाबा जी ने अपनी सिद्ध से चुटकी में खरगोश के बच्चे का इलाज किया है और तुम कहते हो ये ढोंगी है। सारे जानवर गधे की बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर रहे थे। गधे को भी समझ आ गया कि ऐसे में उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने तुरंत एक तरकीब निकाली। आप सब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी आंखों का भ्रम है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप सभी मुझे एक बार प्रायश्चित का मौका दें। ठीक है बालक, बाबा तुमसे नाराज नहीं है। फिर भी तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। बाबा आज आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे। मैं समझूंगा कि मेरे पाप थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है बालक, हम भोजन करने आएंगे। स्वादिष्ट पकवान तैयार करके रखना। गधे ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। उसने भेड़िए के साथ साथ राजा शेर सिंह और कुछ अन्य जानवरों को भी बुलाया था। गधे ने सभी को खाना दिया। सभी ने मजे से भोजन किया। लेकिन जब भेड़िए ने भोजन किया तो उसे तेज जलन होने लगी। गधे ने जानबूझकर उसके खाने में तीखी मिर्च डाला था। गुस्से में आग बबूला होकर भेड़िए ने कहा। उसका इतना ही कहना था कि सभी जानवरों ने भेड़िए की तरफ देखा। भेड़िए को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत बोल दिया है। तभी उसने बात को काटते हुए कहा, अरे बालक गधे, तुमने मिर्च ज्यादा डाल दी है। थोड़ा ध्यान रखा करो। बाकी जानवर तो कुछ समझे नहीं, मगर शेर सिंह को भेड़िए के इस बर्ताव पर कुछ शक होने लगा। सभी ने खाना खाया और चले गए। सबके जाने के बाद गधे के पास शेर आया और उनके बीच कुछ बातचीत हुई। अगले दिन, ये गधा अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसे मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। उसे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना वो मेरा खेल बिगाड़ देगा। एक दिन भेड़िए ने गधे को हिरण से बात करते सुना। क्या हुआ हिरण भाई, परेशान नजर आ रहे हो? गधे भाई, मेरे इलाके की घास सूख चुकी है। मुझे नए चारे की आवश्यकता है। बस इतनी सी बात। पहाड़ी के दूसरी तरफ एक जगह है, वहाँ हरी हरी घास उगी है। वहाँ जाओ। ऐसे भी उधर कोई ज्यादा जाता भी नहीं है। तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। भेड़िए के खुरापाती दिमाग में एक उपाय आया। अरे वाह, जब ये हिरण वहाँ पहुँचेगा, मैं पीछे से इतना जोरदार हमला करूंगा और इसे घायल करके भाग जाऊंगा। और जब ये यहाँ आकर अपना दुखड़ा रोएगा, तब मैं सारा इल्जाम इस गधे के ऊपर डाल दूंगा। बोलूंगा कि गधा ही असली शैतान है जो भेष बदलकर जंगल में रहता है। हिरण हरी हरी घास देखकर बहुत कुछ हो रहा था। उसे मालूम नहीं था कि भेड़िए उसके ऊपर नजर टिकाए बैठा है। अरे वाह, गधे ने सही कहा था। यहाँ तो सच में नई नई घास है। हिरण घास खाने में मग्न हो गया। मौका पाकर भेड़िए ने हिरण पर हमला कर दिया, मगर भेड़िया कुछ और कर पाता। उसके पहले शेर सिंह, गधा और कुछ जानवर वहाँ आ पहुँचे। रुक जा ढोंगी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। छोड़ दे उसे। महाराज, आप यहाँ कैसे? आप जो समझ रहे हैं वह सब गलत है। मैं तो बस हिरण की सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, उसकी सुरक्षा के लिए या उसे अपना निवाला बनाने के लिए? अच्छा, तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रहे हो गधे, ताकि तुम मेरी जगह ले सको। अरे चुप हो जा ढोंगी, और कितने झूठ बोलेगा। मीठी मीठी बातें कर सभी जानवरों को भ्रम में रखा और सबका शिकार करता रहा और इल्जाम उस शैतान पर डालता रहा जो दिखाई भी नहीं देता। भेड़िया बुरी तरह घबरा गया था। उसकी पोल खुलते देखकर उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ करे। तुम्हारी माफी नहीं सजा होगी। वो तो अच्छा हुआ कि गधे ने खाने पर बुलाया,
और तीखी मिर्च तुम्हारे खाने में डालकर तुम्हारा मुंह खुलवाने की कोशिश की, उसी समय मुझे तुम पर शक हुआ और मैंने गधे और हिरण के साथ मिलकर ये योजना बनाई। सैनिकों, इस भेड़िए को काल कोठरी में डाल दो। रुकिए महाराज, मुझे एक बात जाननी है कि इसने खरगोश के बच्चे का इलाज बैठ बैठे कैसे किया? मैंने खरगोश के बच्चे को एक जड़ी बूटी खिलाई थी जिससे पेट में गैस बनती है और थोड़ी देर तक दर्द होता है, मगर बाद में दर्द अपने आप कम हो जाता है। खरगोश जब आई तब दर्द था और जब तक वह दोबारा चेक करने पहुंची तब तक दर्द कम हो चुका था। गधे की योजना से भेड़िए की सच्चाई सामने आ गई थी। सभी जानवरों ने गधे से माफी मांगी और कसम खाई कि बिना जांच पड़ताल करे कभी भी किसी की मीठी बातों में नहीं आएंगे।